आइए जानते हैं सेकंड पार्ट, ताज का शासन 1858 से 1947 तक। इसमें पहला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत इस कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था। गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गईं। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, जो भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बने। इस अधिनियम ने 1784 के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट से बनी देश शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत का राष्ट्र सचिव बनाया गया, जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त था। यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। सेकंड पॉइंट, भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसे सलाहकार समिति कहा जाता है। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। 1858 का मुख्य लक्ष्य इंग्लैंड द्वारा भारत में भारतीय सरकार पर नियंत्रण करना था। भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों को शामिल करना शुरू किया गया। ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892, 1909 में 3 अधिनियम बनाए। इसमें पहला है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके तहत कानून प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया। मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियाँ प्राप्त हो गईं और 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक सत्ता प्राप्त हो गई। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम प्रांत 1866, पंजाब 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। अब देखते हैं सी पार्ट, तीसरा अधिनियम 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जबकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। बजट व कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वतंत्रता दी गई या प्राप्त हो गई। गवर्नरों को प्रांतीय विधान परिषदों में और गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त हो गई। जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ आदि में भी गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया गया था। अब चौथा अधिनियम 1909 के अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में सत्येंद्रनाथ सिन्हा को प्रथम भारतीय सदस्य, जो कि विधि के थे, बनाया गया। इसके तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को प्रधानता दी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाने लगा। पाँचवा है भारत शासन अधिनियम 1919। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका लक्ष्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ था। इस कानून को मार्टिन-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मार्टिन भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बने। केंद्र और प्रांतीय विषय को पृथक कर, यानी कि अलग कर, राज्यों में केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद पर अपने विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में फिर से बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन था और वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इस दौरी व्यवस्था को देश शासन व्यवस्था कहा गया।
पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ। दोनों सदनों के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाना था। इस अधिनियम के अनुसार सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना स्वयं का बजट बनाने का आदेश दिया गया। एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को पेश करना था और उस आयोग का नाम था साइमन आयोग। अब आइए जानते हैं साइमन आयोग के बारे में। साइमन आयोग 10 वर्ष के बाद आना था, लेकिन आयोग 2 वर्ष पूर्व भी 1927 में आ गया। भारत की स्थिति पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन ने साइमन आयोग का गठन किया। इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी भारतीय दलों ने इसका विरोध किया। 1930 में द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश इस अधिनियम में की गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों और प्रांतों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए और संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए इसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के सामने रखा गया तथा इसकी सिफारिशों को संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। अब देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है जिसे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना बनाई जिसे कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है। इसके तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। दलितों की अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत परेशान हुए और गांधी जी ने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इसके तहत दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। राज्य और रियासतों को एक माना गया। 3 सूचियों, संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में, जो कि केंद्र व राज्यों में लागू थी, में 36 विषय बनाकर भारत में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में ही नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ हो गया। इसके तहत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, यूपी, जिसे हम यूपी कहते हैं, और मद्रास में विधान परिषद तथा विधानसभा बनाई गई। सभी दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। आइए अब जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। इसके तहत 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता भारतीय को सौंप दी जाएगी। इस घोषणा से मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया
और भारत के विभाजन की बात कही। फिर ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 1940 में बना संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इसकी योजना के तहत भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में करने का आदेश दिया गया। ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना दिया गया। दोनों राज्यों को अपने लिए संविधान बनाने और किसी भी देश का संविधान अपनाने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने की शक्ति दोनों देशों को भी प्राप्त हो गई थी। इसने भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश के साथ रह सकती हैं। भारत के गवर्नर एवं प्रांतीय जनरलों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया। शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ 2 नए स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला चैप्टर, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आशा करता हूँ आपको इस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे जो आपको सरकारी नौकरी के लिए बहुत सहायता प्रदान करेंगे। यदि आपको मेरे जीएस के नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके मुझे और भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे नोट्स बनाकर आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकूं। धन्यवाद।